नमस्कार। देखिए, आज हम इतिहास के 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। पंजाब सक्सेस मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और ये देखिए, ये है हमारा जिस क्रम में हमारी क्लासेस ऑर्गेनाइज की जाती हैं, ये वो आपके सामने है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस क्रम में आपकी क्लासेस जो हैं वो अरेंज की जाएंगी यूट्यूब पर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में देखिए, मैंने क्वालिटी बहुत अच्छी रखी है आप लोगों के लिए, ताकि आप जो है हाईएस्ट लेवल ऑफ एग्जाम्स जो हैं उनको भी आराम से जो है वो क्रैक कर पाए, वहां पे भी आपको समस्या ना आए। पहला क्वेश्चन, पहला जो है वो देख लो। ये जो है ये जो पर्संस दिए हुए हैं उनके सामने जो पेयरिंग की गई है, आपको बताना है क्या सही की गई है। पहले में दिया हुआ है हेमचंद्र, सामने दिया हुआ है कुमारपाल चालुक्य ऑफ अनिलवाड़। दूसरे में दिया हर्षवर्धन बाणभट्ट। तीसरे में दिया है जीनसेन अमोघवर्ष ऑफ राष्ट्रकूटा। चौथे में दिया है जिदेव या जयदेव, और सामने लिखा है लक्ष्मण सेना ऑफ बंगाल। आपको बताना है क्या ये सही तरीके से मैच किया गया है, ठीक है, और कितने जो हैं इसमें से पेयर सही तरीके से मैच किए गए हैं, आपको ये बताना है, ठीक है। तो पहला और दूसरा सही तरीके से मैच है, 1 2 3 4 चारों सही तरीके से मैच किए गए हैं। 1 और 3 करेक्टली मैच है, या 2 और 4 करेक्टली मैच है, तो आपको इसके हिसाब से आंसर करना है, ठीक है। तो चलिए मैं समय दे देता हूं। चलिए इसका सोल्यूशन जो है वो हम देख लेते हैं। आप पॉज कर लीजिएगा बीच में वीडियो को अगर आप इसको आंसर करना चाहते हैं। ये देखिए, ये है आंसर। आंसर है बी। बी क्यों, एक बार नजर मार लेते हैं। हेमचंद्र जो है वो कुंवरपाल चालुक्य के लिए काम करते थे, हर्षवर्धन के लिए काम करते थे बाणभट्ट, जीनसेन अमोघवर्ष ऑफ राष्ट्रकूटा के लिए काम करते थे, और जयदेव काम करते थे लक्ष्मण सेना बंगाल के लिए। हेमचंद्र की बात करें तो हेमचंद्र का जन्म चंगदेवा के नाम से हुआ था, और ये श्वेतांबर स्कूल ऑफ जैनिज्म से ताल्लुक रखते हैं। 1110 में इन्हें नाम दिया गया था सोमचंद्र का। 1125 में ये किंग कुमारपाल के जो है वो एक एडवाइजर नियुक्त किए गए, और इन्होंने अरहान नीति लिखी। उसके बाद फिर जैन पर्सपेक्टिव से ये अरहान नीति लिखी गई थी, एक पॉलिटिकल वर्क था। और इन्होंने त्रिशस्ति शलका परुश्चरित्र भी लिखा। बाणभट्ट की बात करें तो बाणभट्ट जो है ये संस्कृत प्रोज राइटर थे, पोएट रहे, भारत के इतिहास के अस्थान कवि भी कहा गया। किंग हर्षवर्धन के कोर्ट में 606 से 647 ईस्वी तक ये रहे। उत्तर भारत में स्थानेश्वर नाम की जगह पर ये काफी समय रहे, और वहां पर रहकर इन्होंने अपना काम कार्य किया, और ये थानेसर के नाम से फेमस है। कुरुक्षेत्र के नजदीक ये जगह बताई जाती है आज के समय में। हर्षवर्धन की बायोग्राफी भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। दुनिया का सबसे पुराना नॉवल कादंबरी भी इन्होंने उसकी रचना की। कहते हैं कि बाणभट्ट की इसको फिनिश करने से पहले मृत्यु हो गई थी। इसको पूरा किया भूषण भट्ट ने। और उसके अलावा जो है कुछ और ग्रंथ हैं, जैसे कि चंडिका शतका और पार्वती परिणय, ये दोनों भी, इनके लिए भी क्रेडिट दिया जाता है बाणभट्ट को ही। उसके अलावा जीनसेन, जीनसेन की बात करें तो ये दिगंबरा सेक्ट से आते हैं। देखो पीछे हमने पढ़ा था अभी हेमचंद्र। हेमचंद्र जो है ये जो है श्वेतांबर सेक्ट से आते हैं जैनिज्म के, और जीनसेन आते हैं दिगंबर ट्रेडिशन से, ठीक है। जीनसेन जो है ये डिसाइपल रहे आचार्य वीरसेन के। इन्होंने आदि पुराण और महापुराण की रचना की। ध्यान रखना, आदि पुराण महापुराण की रचना जीनसेन द्वारा की गई थी। और उसके अलावा इन्होंने एक कमेंट्री भी लिखी, धवला एट सतखंडगामा, ठीक है, तो ये भी इनके द्वारा लिखी गई। और जो है ये दिगंबरा ट्रेडिशन का एक इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। उसके अलावा आचार्य जीनसेना ने हरिवंश पुराण भी लिखी है। हरिवंश पुराण भी इन्हीं के द्वारा रचित है। जयदेव, जयदेव पर आते हैं। जयदेव संस्कृत के कवि रहे 12वीं शताब्दी में, और इन्होंने एक बहुत ही एपिक पोएम लिखी जिसको हम जानते हैं गीता गोविंदा के नाम से। कृष्णा से जुड़े हुए काफी सारे वर्क्स इन्होंने लिखे हैं, लेकिन इनकी रचनाओं में राधा को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, कृष्णा से भी ज्यादा, क्योंकि कृष्णा अगर भगवान है तो राधा भक्त हैं। और भक्ति मूवमेंट के सबसे खास जो हैं जो सेंट्स में से एक हैं जयदेव। जयदेव की रचना है गीता गोविंदा, ठीक है। इनके बारे में बहुत कम जाना जाता है। ये बोलते हैं पोएटिक जीनियस थे पूर्वी भारत से, ईस्टर्न इंडिया से। जयदेव जो हैं इनकी कई सारी रचनाएं, शुरुआती रचनाएं जो हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी जो है वो डाली गई हैं। तो ये देख लो कितने इंपॉर्टेंट भक्ति काल के एक कवि हैं ये। उसके बाद ये रहा आपके सामने दूसरा सवाल।
इस क्वेश्चन में आपको जो है सही क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस पहचानना है। सबसे पहले दिया गया फाउंडेशन ऑफ प्रार्थना समाज, दूसरा फाउंडेशन ऑफ ब्रह्मो समाज, तीसरा फाउंडेशन ऑफ आर्य समाज। आपके सामने चार ऑप्शन है, ए 1 2 3, बी 3 2 1, सी 2 1 3 और डी 2 3 1। चलो देख लो, एक बार नजर मार लीजिए इस पे और मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूं। आपको पता है, आप बीच में पॉज करके अगर आप आंसर करना चाहते हैं तो पॉज करके पहले से खुद से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सॉल्यूशन है सी 213 इज द करेक्ट आंसर। 213 कैसे? प्रार्थना समाज की रचना 31 मार्च 1867 को की गई थी आत्माराम पांडुरंग द्वारा। और ऊपर से प्रार्थना समाज जो है ये सबसे पुराना रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म संस्था थी जिसने इंडियन रिनाइजेंस की, भारत में एक बड़े बदलाव की शुरुआत की थी। प्रार्थना समाज के संस्थापक जो है आत्माराम पांडुरंग, उनके साथ महादेव गोविंद रानडे भी थे, लेकिन 31 मार्च 1867 को इसकी स्थापना हुई थी, जो हमारे सवाल के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें ब्रह्मो समाज की, ब्रह्मो समाज की शुरुआत 20 अगस्त 1828 को राजा राममोहन रॉय और उनके साथी द्वारकानाथ टैगोर ने की थी। अब ये जो है ये ब्राह्मणिज्म में फैली जो कुलीन प्रैक्टिसेस थी उसके अगेंस्ट थी। बंगाल में रिनाइजेंस की शुरुआत 19वीं शताब्दी में करने वाली यही संस्था थी जिसे हम ब्रह्मो समाज के नाम से जानते हैं। उसके बाद आर्य समाज, आर्य समाज का जन्म 10 अप्रैल 1875 को हुआ था और इसके संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। वैदिक सभ्यता को वापस से जीवंत करने के लिए जाने जाते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। Who is being talked about here in the below given passage? इस पैसेज में किसके बारे में बात की गई है? देखिए, he was patronized by राष्ट्रकूटा किंग अमोघ वर्षा। ये राष्ट्रकूटा किंग अमोघ वर्षा के लिए जो है वो कोर्ट में थे और इन्होंने आदि पुराण और महापुराण जैसे जो है वो काव्यों की रचना की है। उसके अलावा ये डिसाइपल थे आचार्य वीरसेन के। तो अगर आपने पहले क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुना है या पीछे जाके देख भी सकते हो, चीट करना चाहो तो। चलो तो आते हैं सॉल्यूशन पे, देख लो, पॉज कर सकते हो अगर आप इसको आंसर करना चाहते हो, वरना हम चलते हैं उत्तर पे। उत्तर है ए जीन सेना। जीन सेना जो है ये राष्ट्रकूटा किंग अमोघ वर्षा के लिए काम करते थे। इन्होंने आदि पुराण और महापुराण की रचना की थी और आचार्य वीरसेना के लिए जो है भी ये जो एक डिसाइपल थे, ठीक है। तो ये हो गई इनके बारे में बात, तो जीन सेना इसका सही उत्तर है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, आइडेंटिफाई कीजिए यहां पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। Born as रामचंद्र पांडुरंग यवालकर to a Marathi देशास्त्र ब्राह्मण family in Yeola near Nasik. He progressed with the Gwalior contingent after the British reoccupied Kanpur, then known as Kanpur, and forced General Windham to retreat from the city. ये किसी एक जनरल, मराठा जनरल की बात हो रही है यहां पर, ये साफ प्रतीत हो रहा है। इनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग यवालकर था। मराठी देशस्थ ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म हुआ था। येओला नासिक के नजदीक पड़ता है, मॉडर्न डे आज की बात कर रहे हैं तो। चार जनरल्स के नाम यहां पे दिए हुए, मराठा जनरल संताजी घोरपड़े, धानाजी जाधव, परशुराम पंत प्रतिनिधि और तांत्या टोपे। सही उत्तर आपको देना है। मैं अब सॉल्यूशन के पास आपको ले चलता हूं। सॉल्यूशन है डी। यहां पर बात तांत्या टोपे की हो रही है, क्योंकि ये जो बात हो रही है जिसमें जनरल विंधम का नाम आया है, तो ये बात हो रही है 1857 की क्रांति की। और सिर्फ एक ही व्यक्ति जो है, जो एक मराठा सरदारों में से यहां पे जो जुड़ा हुआ है 1857 से, वो तांत्या टोपे है। तांत्या टोपे, जिन्हें मराठी में तात्या टोपे भी कहा जाता है, ये एक भारतीय जनरल थे। 1857 की क्रांति में एक नोटेबल लीडर थे। इन्होंने एक फॉर्मल मिलिट्री ट्रेनिंग चाहे ना ली हो, उसके अलावा फिर भी ये स्वतंत्रता संग्राम के एक सबसे इफेक्टिव रिबेल जनरल्स में से गिने गए। रामचंद्र पांडुरंग येवालकर इनका नाम था। मराठी देशस्थ फैमिली में येओला नासिक के नजदीक इनका जन्म हुआ था और ऊपर से ये ग्वालियर पहुंचे। कानपुर को इन्होंने अंग्रेजों से दोबारा छुड़ाया और जनरल विंधम की फोर्सेस को रिट्रीट करने पर मजबूर किया था। रानी लक्ष्मीबाई की मदद करने भी तांत्या टोपे ही पहुंचे थे। तो ये तांत्या टोपे आपके सामने ये दिखाई पड़ रहे हैं। ये मराठा सरदार थे और नाना साहेब के लिए कार्य करते थे। नेक्स्ट, पांचवा सवाल,
यहां पर कुछ पर्सनैलिटीज दी हुई हैं और उनके मेडिवल पीरियड के कुछ वर्क्स दिए हुए हैं। आपको सही कोड पहचानना है। सबसे पहले दिया हुआ है खमसा, सामने लिखा है मलिक मोहम्मद जैसी, तौकीक हिंद और पद्मावत एक तरफ लिखे हैं, दूसरी तरफ मलिक मोहम्मद जैसी, अलबरूनी और अमीर खुसरो। आपको बताना है कौन सा कोड सही है। पहले में A3B1C2, दूसरे में A3B2C1, तीसरे में A1B2C3, चौथे में A2B1C3। ठीक है, तो आपको सही क्रम पहचानना है। देख लीजिए, देखिए आप पॉज कर सकते हैं, मैं सॉल्यूशन पर चलता हूं। चलिए, बी है इसका सॉल्यूशन। इसका मतलब है ए के सामने 3 है, मतलब खमसब की रचना अमीर खुसरो ने की थी। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के लिए काम करने वाले एक जनरल थे। बाद में जब खिलजियों का खात्मा हो गया तो गयासुद्दीन तुगलक, जो पहले तुगलक सरदार थे, उनके लिए काम किया इन्होंने। और उसके अलावा तौकीक हिंद अलबरूनी की रचना है और पद्मावत लिखा था मलिक मोहम्मद जैसी ने शेरशाह सूरी के काल में 1540। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है ये, यहां पर दिया है, यहां पर भी कुछ पर्सनैलिटीज दी हैं और सामने उनके वर्क्स दिए हैं। पहला नाम है गुलबदन बेगम, दूसरा अलबरूनी और तीसरा मुल्ला दाऊद। सामने दिया है हुमायूंनामा, किताबुल हिंद और चंदायन। आपको सही पहचानना है कोड A1B3C2, A1B2C3, A3B2C1, A2B1C3। देख लो एक बार ध्यान से, पॉज कर सकते हो आप उत्तर देने से पहले। मैं आपको आंसर की तरफ ले चलता हूं। सॉल्यूशन है बी। बी का मतलब क्या है? ए के सामने 1 है, बी के सामने 2 और सी के सामने 3। इसका मतलब गुलबदन बेगम ने लिखा हुमायूंनामा, अलबरूनी की रचना थी किताबुल हिंद और मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन। देखो एक बार इस पे नजर डाल लेते हैं। गुलबदन बेगम एक मुगल प्रिंसेस थी, शायद अकेली, मुगल काल की अकेली जो महिला जो है वो राइटर, वो गुलबदन बेगम थी। गुलबदन बेगम ने लिखा था हुमायूंनामा। ये मुगल एम्परर बाबर की बेटी थी और हुमायूं की बहन थी। हुमायूं की मृत्यु के बाद उनके भतीजे अकबर ने गुलबदन बेगम से रिक्वेस्ट की कि वो उनके पिता के बारे में जो भी उनको वो जानकारी रखती हैं वो एक अकाउंट में लिखें, और उन्होंने रचना की फिर हुमायूंनामा की। ठीक है, तो गुलबदन बेगम ने लिखी हुमायूंनामा। ठीक है, अलबरूनी जो है ख्वारिज़मी ईरानियन स्कॉलर थे। इस्लामिक गोल्डन एज से इनका नाता रहा और फाउंडर ऑफ इंडोलॉजी, फादर ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन, फादर ऑफ मॉडर्न जियोडसी एंड फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट हम इन्हें कह सकते हैं। अलबरूनी फिजिक्स, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, नेचुरल साइंसेज सभी में पारंगत थे। एक हिस्टोरियन थे, क्रोनोलॉजिस्ट थे और लिंग्विस्ट थे। अगर हम ये कहें कि उस समय की जितनी भी साइंसेज मौजूद थी उन सभी को इन्होंने बारीकी से अध्ययन किया था, तो ये कहना गलत नहीं होगा। और अलबरूनी जो है, मतलब आप जितना इनके बारे में जानते हैं सिर्फ किताबुल हिंद तक ही सीमित नहीं है, ये बहुत ही प्रख्यात व्यक्ति थे। कई कारणों से हम इन्हें जो है वो जानते हैं इतिहास में। उसके बाद चंदायन मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखा गया, और चंदायन जो है ये एक सूफी लव डिपिक्शन है। और चंदायन दोहा और चौपाई स्टाइल में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के कई इलाकों में इसे गाया जाता है। ये फोकलोर में बड़ी चर्चित एक कहानी है। इसके कई कैरेक्टर्स हैं, 3 कैरेक्टर्स मेन इसमें हैं। हीरोइन इसकी है चंदा और हीरो हैं लोरे, और उसके अलावा इसमें लोरे की एक डेप्यूटी रही मैना। ठीक है, तो ये 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, चंदा, लोरे और मैना। ये इस कहानी में बहुत ज्यादा बार बार इनका नाम लिया गया है। अल बदायूनी जो है वो जो अकबर के लिए काम करते थे, उन्होंने भी इस कहानी का जिक्र किया है, लेकिन इसकी रचना मुल्ला दाऊद के द्वारा 14वीं शताब्दी में की गई थी। ठीक है, तो इसीलिए ये आपका आंसर है बी इसमें। ठीक है, तो तीनों सही तरीके से मैच किए गए हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। ये देखो, व्हाट इज नहीं आना चाहिए था, हु इज ही इन द कंटेक्स्ट ऑफ मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, चलो देख लेना। ही कौन है यहाँ पे? ही रोट वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट नॉवेल्स कादम्बरी, चंदिका सटका एक ड्रामा, और पार्वती परिणय, ये जो दोनों हैं, ये इनका क्रेडिट इनको दिया जाता है। तो ये कौन है? ठीक है, अगर आपने पहले सवाल में एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुना था तो आप सही तरीके से इसको आंसर कर पाओगे बड़े आसानी से। ठीक है, तो ऑप्शन है जयदेव, भानभट्ट, रविकीर्ति और अमर सिंह।
चलिए आप पॉज कर सकते हैं, मैं सॉल्यूशन पर चलता हूं। सॉल्यूशन है बी, बाणभट्ट इसमें सही उत्तर है, क्योंकि जो दुनिया का सबसे पुराने नॉवेल्स में से एक कादंबरी, इसके लिए क्रेडिट दिया जाता है बाणभट्ट को। ये हर्षवर्धन के कोर्ट में एक हिस्टोरियन थे और पोएट थे। ठीक है, चंदिका शतका एक ड्रामा और पार्वती परिणय जो है, ये दोनों के लिए भी जो है वो क्रेडिट बाणभट्ट को दिया जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल में आपको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस पहचानना है। सबसे पहले दिया हुआ है एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, उसके बाद दिया है एनलमेंट ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इनैक्टमेंट ऑफ आर्म्स एक्ट, और चौथा इनैक्टमेंट ऑफ सेकंड काउंसिल एक्ट। ऑप्शंस दिए गए हैं सामने 4213, 4231, 2134 और 3214। आपको सही जो है वो क्रम पहचानना है। ठीक है, चलिए आप पॉज कर सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन तक ले चलता हूं। सॉल्यूशन है 3214। देखो एक बार देख लेते हैं। एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी 1883 की है। एनलमेंट ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, देखो इनैक्टमेंट ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट नहीं दिया है, वो 1878 की थी। ठीक है, लेकिन एनलमेंट ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 में की गई थी। इनैक्टमेंट ऑफ आर्म्स एक्ट 1878 का है, और उसके बाद सेकंड काउंसिल एक्ट आई थी 1892 में। ठीक है, तो क्रम क्या सही है? सबसे पहले आएगा 3, उसके बाद आएगा 2, उसके बाद 1 और उसके बाद 4। तो 3214, इसीलिए डी आपका सही उत्तर है इसमें। चलिए अगले सवाल पे आते हैं जल्दी से। विच ऑफ दी स्कॉलर्स रोट अरहान नीति? अरहान नीति की रचना इनमें से किसने की थी? शुरुआत में मैंने एक एक्सप्लेनेशन में ये जरूर दिया था, तो आप ऐसा करना एक बार उस एक्सप्लेनेशन को दोबारा देख लेना, नहीं तो मैं अभी दिखाई देता हूं। चलो, तो ऑप्शन है ए हेमचंद्र, बी जीनसेन, सी जयदेव और डी भानभट्ट। ठीक है, तो अरहान नीति किसकी रचना है ये आपको बताना है। ठीक है, तो आंसर है ए, अरहान नीति की रचना हेमचंद्र ने की थी। एक बार जल्दी से आपके लिए मैं वहां पर आपको ले चलता हूं। ठीक है, चलिए ये देखिए, हेमचंद्र जिनका जन्म चंगदेवा के नाम से हुआ था, उसके बाद श्वेतांबर स्कूल ऑफ जैनिज्म जो है इन्होंने अपनाया 1110 में। इनको नाम दिया गया सोमचंद्र का। ठीक है, 1125 में ये राजा कुंवरपाल के लिए काम करने लगे और अरहान नीति इन्होंने लिखी। ये जो जैन वर्क जो है जैन पर्सपेक्टिव से लिखा हुआ एक पॉलिटिकल वर्क था, और इसकी इन्होंने जो है 63 शलका पुरुष चरित्र की भी रचना की थी। तो अरहान नीति इज रिटन बाय हेमचंद्र। ठीक है, चलिए हमने ये भी देख लिया, आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो सेशन है ना आपके लिए नॉलेज गेनिंग है। मैंने इसको रखा इस तरीके से ताकि आप चीजों को समझ पाओ, याद कर पाओ। सिर्फ ये सेशन खत्म हो जाए आप उसमें से कुछ भी ना हासिल करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आपके लिए नॉलेज गेन करने वाला एक सेशन होना चाहिए, मैं ये समझता हूं कम से कम। चलिए आगे चलते हैं और अपने लास्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ दीज इवेंट्स फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सबसे पहले दिया गया एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, दूसरा दिया गया है फॉर्मेशन ऑफ होम रूल लीग बाय एनी बसंत, तीसरा है सूरत स्प्लिट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और चौथा है डेथ ऑफ बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो आपको सही सीक्वेंस पहचानना है। ठीक है, तो आंसर है डी 3124। ये देखो कैसे, एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो की गई थी 1911 में, मतलब बंगाल के पार्टीशन को खत्म कर दिया गया था। एनी बसंत 1916 में उन्होंने होम रूल लीग जो है वो बनाई। सूरत स्प्लिट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1907 का है। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1920 में हुई। इसी वजह से सूरत स्प्लिट सबसे पहले आएगा, फिर एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, फिर होम रूल लीग की स्थापना एनी बसंत द्वारा, और फिर बाल गंगाधर तिलक का निधन। तो इसीलिए आपका सही सीक्वेंस होगा 3124, यहां पर 3124, इसीलिए आपका सही सॉल्यूशन है। चलो, तो मेरे हिसाब से आपने जो है इस सेशन से काफी चीजें गेन की होंगी। इतिहास मनोरंजक है, इसके अंदर जितना आप उतरेंगे उतना ही इसके सवालों को आराम से कर पाएंगे। इतिहास ज्यादा देखिए, एक तो इसकी कहानियों को समझना पड़ता है, एमसीक्यू के माध्यम से इसकी तैयारी बहुत अच्छे से की जा सकती है। मैं समझता हूं कि आप जितने भी हमारे सेशंस हैं, मैं हर हफ्ते एक सेशन लेता हूं, आप उनको देखते हैं, ये आपकी तैयारी को बहुत ज्यादा जो है वो बल देगा।
मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी सेशन देखकर उनका फायदा उठाओगे, क्योंकि मैं लेवल ऑफ क्वेश्चंस लगातार बढ़ाता जा रहा हूं, आपको ये फायदा जरूर देगा। ठीक है, और कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जो आप जिसके अंदर जो है आप अपने आप को वीक महसूस करेंगे, कम से कम इतिहास में, ये मेरा दावा है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही और फिर मिलते हैं। शुक्रिया।